तो आधुनिक इतिहास कहने का मतलब यह हुआ कि इतिहास कहते हैं जो हमारा बीता हुआ पल है, जो हमारा बीता हुआ समय है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास की जानकारी हम लोगों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है, अलग अलग स्रोतों से। ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। अलग अलग सोर्सेस हैं जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे अगर हम बात करें तो इतिहास हम पाषाण काल से, प्रागैतिहासिक काल से लेकर के और जब तक हमारा भारत आजाद नहीं हो जाता है, या हम जिस युग में जी रहे हैं, ये भी एक इतिहास है उन लोगों के लिए जो आगे आएंगे। अगला जो जनरेशन हमारा होगा उनके लिए ये इतिहास रहेगा या ऐतिहासिक क्षण रहेगा। जैसे अगर हम बात करें तो भारत में जब मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करें, उसी में हम लोग पढ़ते हैं कि भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान भी आजाद होकर के एक नया राष्ट्र बना। काफी विवाद हुए, लड़ाइयां हुई, चाहे कश्मीर को लेकर के हो या जूनागढ़ को लेकर के हो। कश्मीर के शासक ने कहा कि हम भाई स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। उसके लिए अलग कानून बनाया गया धारा 370 के तहत। वो एक ऐतिहासिक चीज था। लेकिन हमने क्या किया कि अब उसको यूटी बना दिया, 370 को हटा करके, और उस क्षेत्र को यूटी बना दिया जो पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा होगा। यह ऐतिहासिक पल है, यह इतिहास है। 100 साल 50 साल बाद लोग पढ़ेंगे कि इस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, गृह मंत्री हुआ करते थे, जिन्होंने यह निर्णय लिया और यहां पर जो कानून था उसको बदल करके और इसको पूर्ण रूप से भारत में शामिल किया। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आधुनिक इतिहास को जानने के या किसी भी इतिहास को जानने के कई सारे स्रोत हैं। जैसे अगर हम बात करें एंशिएंट की, जब हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की, तो उसमें हम बहुत अच्छे से जानेंगे, स्रोत को जानेंगे, ठीक है। लेकिन आधुनिक इतिहास जो है वो हमारा लगभग अगर हम बात करें तो जिस समय से यूरोपीय देशों का, यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन होता है, उसी समय से भारत जब तक आजाद नहीं हो जाता है तब तक का समय आधुनिक इतिहास कहलाता है। आधुनिक इतिहास में या कहें तो यूरोपियों के आगमन के बाद भारत में एक कहें तो नए युग की शुरुआत होती है। नई नई चीजें भारत में आती हैं, भारत से भी लोग बाहर बहुत सी चीजें लेकर के और जाते हैं। बहुत सारे बदलाव आते हैं, लोग अवेयर भी होते हैं, बहुत सी चीजों से अवेयर भी होते हैं। तो ये सब हम लोगों को, अब इसके लिए स्रोत की जहां तक बात है तो इसके लिए स्रोत, सोर्सेस की जहां तक बात है तो ये कोई आधुनिक इतिहास हमारा हजारों साल पुराना नहीं है। ये 100 साल पुराना, 150 साल पुराना, 200 साल पुराना हमारा इतिहास है। तो इस समय के जो लोग थे, इस समय के लोग काफी चीजों से परिचित हो गए थे, लेखन कला से परिचित हो गए थे, प्रेस का विकास हो गया था, लोग किताबें लिखा करते थे, ठीक है। और बहुत से ऐसे स्मारक हैं, बहुत से ऐसे चीजें हैं जिनसे हमें इतिहास का पता चलता है। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो इतिहास जो हम लोगों को पता चलता है, एग्जैक्ट इतिहास जो हम लोगों को पता चलता है, वो लेखन कला से पता चलता है। और लेखन में अगर हम बात करें तो पुस्तक है ना, बुक्स, ठीक है, बुक्स, या लेखन में ही अगर हम बात करें तो पत्रिका, मैगजीन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आधुनिक इतिहास में हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने मैगजीन छपवाए और उस मैगजीन के माध्यम से भारत के लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया कि आपको कैसे लूटा जा रहा है, हमारे देश को कैसे लूटा जा रहा है, मजदूरों का कैसे शोषण किया जा रहा है, आपको आंदोलन करना चाहिए। उसके लिए लोगों ने मैगजीन के माध्यम से लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया। लोगों ने समाचार पत्र छपवाए कि हम समाचार पत्र छापेंगे और भारत की जो स्थिति है, जो सब लोग नहीं जान रहे हैं, भारत गरीब क्यों हो रहा है, किसान और भी गरीब क्यों होते जा रहा है, इसके बारे में हम उनको अवेयर करेंगे और हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए, इसके लिए समाचार पत्र के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों ने लोगों को अवेयर किया।
तो ये जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं या पुस्तकें हैं, या चाहे वो उपन्यास हो या जो भी पुस्तक है, इन सबसे हम लोगों को तत्कालीन परिस्थिति यानी कि इतिहास के बारे में हम लोगों को पता चलता है। जैसे आनंद मठ पुस्तक से भी हम लोगों को आधुनिक इतिहास के बारे में पता चलता है। नील दर्पण, इनसे भी हम लोगों को पता चलता है, इस पुस्तक से भी हम लोगों को पता चलता है, इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, अंजलि कुमारी आएगा, बस थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, मेरा अभी लेक्चर आराम से सुनिएगा, मैं कमेंट देखूंगा आप लोगों का और रिप्लाई भी करूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अब हम सीधा चलते हैं आधुनिक इतिहास के ऊपर। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर हम अब चलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहां से मानी जाएगी? धीरे धीरे बिल्कुल पढ़ाऊंगा। मॉडर्न, अच्छा एक फीडबैक लेना है आप लोगों से। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ये जो क्लास चल रहा है ये आगाज बैच का हिस्सा है ना, और ये क्लास 12 महीने की वैलिडिटी है, 12 मंथ्स। ठीक है, 12 महीने प्री और मेंस दोनों के लिए, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, अच्छा रोशन कुमार जो बता रहे हैं उसको करके देखिए। ठीक है, चलेगा तो रोशन चलता है। देखिए रोशन, कुछ लोग कह रहे हैं कि पीसी में एडुसोल ऐप को कैसे यूज करें। ठीक है, तो रोशन ये बता रहे हैं कि ब्लू स्टैक डाउनलोड करिए। ठीक है, और उसमें कोई भी एंड्रॉयड ऐप चलेगा, तो आप लैपटॉप में भी देख सकते हैं फिर, है ना, तो वो करके देखिए, चलेगा। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब देखिए बाबू, तो मैं ये बता रहा हूं कि ये जो हमारा 12 महीने का कोर्स है, इसमें बिल्कुल मैं कछुए की चाल से चलने वाला हूं। ठीक है, खरगोश की चाल से नहीं चलूंगा। खरगोश की चाल से चलूंगा, स्पीड में चलूंगा और पीछे भी हो जाऊंगा। ठीक है, कछुए की चाल से चलूंगा और एकदम हमारा जो गंतव्य है, हमारा जो लक्ष्य है, वहां तक मैं पहुंचूंगा और आपको भी पहुंचाऊंगा। तो आप लोगों से एक सजेशन लेना है कि आप लोग हमें बताइए कि क्या हम कछुए की चाल से चलें या खरगोश की चाल से चलें। जैसे अभी हम बात करने वाले हैं यूरोपियों का आगमन, और यूरोपियों के आगमन में हम पुर्तगीज की बात करेंगे, डच की बात करेंगे, हम इंग्लिश की बात करेंगे, अंग्रेजों की हम बात करेंगे। ठीक है, फ्रांसीसी, डेन, इन सब की बात करेंगे। तो एक दिन में हमने एक दिन में हम यूरोपियों का आगमन खत्म कर दिए, ऐसा नहीं चलेंगे हम। ठीक है, YouTube पे ये डेमो है, 1-2 दिन ही चलेगा। ठीक है, 1-2 दिन चलेगा, इसके बाद ऐप में ही आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, हाँ, नहीं जैसे मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि आराम आराम से धीरे धीरे बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि हमें डेप्थ में जाना है, ऊपर ऊपर से नहीं, डेप्थ में जाना है और अच्छे से समझना है। हमें सिलेबस खत्म नहीं करना है। सिलेबस तो बीपीएससी का 4 महीने में खत्म, प्री मेंस का अगर आप कहेंगे तो मैं 4 महीने में खत्म कर दूंगा। 12 महीने की वैलिडिटी है, 20 बार वीडियो देखते रहिए, है ना, लेकिन वो हमें नहीं करना है। हमें करना है कि डेप्थ में जाना है, एक एक चीजों को थोड़ा सा ही पढ़ें, लेकिन इस प्रकार से पढ़ें, ऐसी जानकारी प्राप्त हो कि आगे हम किसी को बता सके, अच्छे से हम उस पर लिख सके। ठीक है, अच्छा जो इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं 25 तक हो जाएगा ऐप में व्यवस्था। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं, अब बाद में कमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आधुनिक इतिहास की जहां तक बात है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आधुनिक इतिहास में हम यूरोपियों के आगमन से पढ़ते हैं। ठीक है, यूरोपियों के
भारत आगमन, ठीक है, या यूरोपियों के आगमन। अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, अंग्रेजी में भी लिख देता हूं नहीं तो चिल्लाने लगेंगे आप लोग, है ना। अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, ठीक है। भारत में यूरोपियों का आगमन, यहां से हम शुरुआत करेंगे, कहानी शुरुआत करते हैं, ठीक है। कहानी से शुरुआत करते हैं। देखिए बाबू, यूरोपियों का आगमन, जैसा कि हमें पता है कि 7 वर्तमान में जो कॉन्टिनेंट हैं, उन कॉन्टिनेंट में अलग अलग देश हैं और कई सालों से, कई वर्षों से मानव कॉन्टिनेंट में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग देश में, अलग अलग क्षेत्रों में मानव रहते आ रहा है। और चाहे कहीं का भी मानव हो, धीरे धीरे उसका विकास हुआ है, चाहे वैज्ञानिकता की ओर हो, है ना, या जिस भी प्रकार से हो। एनसीईआरटी आप लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें बहुत अच्छे से एकदम शुरुआत से बताया जा रहा है, ठीक है। उसमें भी आप लोगों को, उसमें भी मैंने चर्चा कर रखा है, ठीक है। तो मानव का क्रमिक रूप से धीरे धीरे विकास हुआ। मानव जो है जब विकसित अवस्था में आ गया तो धीरे धीरे उसके मन में और भी ख्यालात आने लगे, चाहे साइंस की चीजों को लेकर के हो, चाहे वो ट्रेड को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, अपने देश की समृद्धि को लेकर के हो, कि कैसे इसको बढ़ाया जाए और बड़ा किया जाए, ठीक है। ऐसे ही समय बीत रहा था, अलग अलग क्षेत्रों पर लोग शासक बन गए थे, कबीलाई जीवन लोग जीते थे एकदम एंशिएंट में, और ऐसे करते करते नगरों का विकास हुआ, हमने देखा। और नगरों का विकास होते होते लोग राजा महाराजा बने, शासन प्रशासन की शुरुआत हुई, पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, राजतंत्र की शुरुआत हुई। अब ऐसा हुआ कि जो किसी दूसरे पर आक्रमण करके कब्जा कर ले, वो राज उसका हो जाता। तो इतिहास में बहुत सारी लड़ाइयां भी हुई क्षेत्र विस्तार के लिए, नए नए धर्मों का उदय हुआ अपने धर्म के विस्तार के लिए। इतिहास में खूब लड़ाइयां लड़ी गई हैं, खूब खून बहे हैं, अभी भी हो रहा है। जीता जागता उदाहरण रूस यूक्रेन, अफगानिस्तान देख सकते हैं आप। आखिर रूस क्या चाहता है? वो चाहता है कि यूक्रेन हमारा था, फिर से हम इसको अपने में मिला लें। अभी भी तो क्षेत्र विस्तार की ही लड़ाई चल रही है ना। तो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत सारे युद्ध हुए। कुछ लोग व्यापार के लिए, कुछ लोग अपने और विकासात्मक कार्य के लिए एक दूसरे से संपर्क किए और लोगों ने व्यापार किया। किस तरह से ट्रेड लोग करते हैं, एनसीईआरटी में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, कैसे नगरों का विकास हुआ नदियों के किनारे, ये सब मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो हुआ यूं कि सभी देश में शासक लोग शासन कर रहा था, राजा महाराजा लोग अपना शासन प्रशासन जैसे हो वो लोग चला रहे थे। हमने सिकंदर के बारे में पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री में, सिकंदर, अलेक्जेंडर। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है कि सिकंदर के बारे में, इसकी पावर, इसके पास इतनी पावर थी, इतना शक्तिशाली शासक था सिकंदर, कि दुनिया में किसी भी क्षेत्र पर उसकी नजर गई और अगर वो चाह गया कि ये क्षेत्र मेरा होना चाहिए तो इसका हो जाता था। उसका तलवार जिधर गया वो क्षेत्र उसका हो जाता था, इतना पावरफुल। मतलब कि उसके सामने बड़े बड़े राजा महाराजा घुटने टेक दिया करते थे। ये बात हो रही है, इस समय भारत में नंद वंश के शासक धनानंद थे, उस समय की बात हो रही है, प्राचीन समय की बात हो रही है। बात आती है कि क्या हाँ, प्रेरणा बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
ठीक है, अभी थोड़ा सा मुझे ये बताने दीजिए, नहीं तो लय टूट जाएगा। आप लोग के कमेंट पर आऊंगा, थोड़ा सा मुझे बताने दीजिए, नहीं तो ये लय जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, देखिए बात है सिकंदर के भारत आगमन से भी बहुत पहले की। रोम के एक शासक हुआ करते थे। ठीक है, रोम के एक शासक हुआ करते थे, सिकंदर से भी बहुत पहले की बात है। उन्होंने एक बात कही थी, पता है उन्होंने क्या बात कही थी? उन्होंने एक बात कही थी कि भारतीयों के बागों में जब हम मोर को देखते हैं, भारतीयों के जो बाग बगीचे हैं, उन बाग बगीचों में जब हम मोर को देखते हैं, उनके फील्ड में, उनके खेतों में जब हम अनाज को देखते हैं, उनके खाने की मेज पर जब हम काली मिर्च को देखते हैं, उनके बदन पर जब हम रेशम का वस्त्र देखते हैं, रेशम को देखते हैं, तो यह चीज हमें पागल बना देता है। रोम के शासक कह रहे हैं कि भारतीयों के बगान में हम मोर को देखते हैं, भारतीयों की मेज पर, खाने की मेज पर हम जब काली मिर्च को देखते हैं और उनके बदन पर जब हम रेशम देखते हैं, तो ये चीजें हमें पागल बना देती हैं और हम इन चीजों के लिए पागल हुए जा रहे हैं, हम बर्बाद हुए जा रहे हैं। जैसे लोग नहीं कहता है कि हम, जब से मैंने उसको देखा है ना, मैं पागल सा हो गया हूं, उसके लिए बर्बाद सा हो गया हूं। तो रोम के शासक का कहना था कि हम भारतीय वस्तुओं के लिए पागल हो गए हैं। उनका यह कथन ध्यान दीजिएगा, क्या था? उनका कथन यह था, कहीं ना कहीं बताइए कि आखिर अगर इस चीज के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल ये कर रहे हैं यदि, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे देश में काली मिर्च है ना, बेहतर क्वालिटी की और काफी ज्यादा मात्रा में थी, है ना, मोर बहुत ही बढ़िया मोर और काफी बड़े काफी मात्रा में थे मोर हमारे देश में। साथ ही रेशम बेहतर क्वालिटी का रेशम हमारे देश में था, उनके कंपैरिजन में जो ये बात बोल रहे हैं, ठीक है, उनके कंपैरिजन में हमारे यहां ये वस्तुएं बहुत बेहतर क्वालिटी की और बड़ी मात्रा में थी। जैसे किसी चीज की आपके मन में लालच क्यों होती है? जब वो चीज आपके पास नहीं होती है तब आपको उसकी चाह होती है ना, तब आपको उसकी चाह होती है। जैसे कोई ऐसी वस्तु जो आपको कश्मीर में मिलती है ना, या कश्मीर जब आप जाते हैं और वहां के चीजों को देखते हैं तो लगता है कि ओह मेरे यहां भी ये चीज होता, काश मेरे यहां भी होता। यानी कि इस चीज से क्या पता चल रहा है कि चाहे वो रोमवासी हों या एशिया के और भी कोई लोग हों या यूरोप के लोग हों, उनकी नजर भारत पर बहुत पहले से थी। ठीक है, उनकी नजर भारत पर बहुत पहले से थी। इन सभी वस्तुओं और भी इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इसके लिए नजर थी। बात यह आती है, या फिर इस कथन का प्रमाण अगर हम देखें तो यूरोप और भारत, यूरोप और भारत, यूरोप एंड इंडिया, ठीक है, यूरोप और भारत के बीच ईसा के जन्म से सैकड़ों साल पहले व्यापारिक संबंध थे। आखिर क्यों इन्होंने कहा? कहीं ना कहीं काली मिर्च, मोर और रेशम और भी कई सारी वस्तुएं भारत से यूरोप में जा रही थी, रोम में जा रही थी, ठीक है, बहुत सी चीजें वहां जा रही थी और इसकी और भी लालसा थी उनको। तो यह कथन ये कहता है, इस कथन से हम लोगों को पता चलता है कि बहुत पहले से ही यूरोप और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध थे
और भारत का यूरोप के साथ और यूरोप का भारत के साथ व्यापार होता रहा है। और संतुलन में अगर देखें तो व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। बात आती है कि आप ये क्या बोल रहे हैं कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था, इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे एक दुकान है, व्यापार संतुलन किसके पक्ष में था बाबू? भारत के पक्ष में, भारत के पक्ष में था। बात आती है कि इसका मतलब क्या हुआ, आप ये जो बोल रहे हैं, देखिए समझिए इस चीज को। एक दुकान वाला है, ठीक है, एक दुकान वाला है, ये है इसके पास किराना की दुकान है ना, किराने की सामान सेल करता है, तेल मसाले राशन ये सब सेल करता है। एक आदमी है, ठीक है, ये इस दुकान में जाता है और कुछ सामान खरीद करके और लाता है, जैसे चावल खरीदा, इसने चावल खरीदा, तो जब इसके यहां से चावल खरीदा गया तो इसको पैसे मिलेंगे, है ना, इसके बदले पैसे मिलेंगे और कुछ फायदा लेकर के और चावल इसको ये देगा। यानी कि दुकान में दुकानदार को किसी भी वस्तु को बेचने से फायदा होता है, लाभ होता है, तभी तो वस्तुओं को ये बेचता है, न कि आपकी सेवा कर रहा है वो, ठीक है, वो तो सेल कर रहा है किसी भी चीज को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस समय हमारे यहां से वस्तुएं खरीदी जा रही थी और उसके बदले हमें क्या मिल रहे थे? मुद्राएं, पैसे हम लोगों को मिल रहे थे, है ना। यानी कि व्यापार किसके पक्ष में था? हमारे पक्ष में था, धनी हम हो रहे थे, ठीक है, सामान बेच करके और हम लोग धनी हो रहे थे। यहां ये किराना दुकान वाला सामान बेच करके और ये धनी ये आदमी हो रहा है, न कि सामान खरीदने वाला धनी हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, सामान खरीदने वाला धनी नहीं हो रहा है, सामान बेचने वाला धनी हो रहा है। तो यही मैंने बोला कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था, भारत से बहुत सी चीजें बेची जा रही थी, लोग यहां से ले जा रहे थे और उसके बदले ये मुद्राएं और पैसे हमें दे रहे थे। एक मिनट खुशबू, अभी वेट कीजिए थोड़ा, ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, भारतवासियों की जहां तक बात है, इंडियन भारतवासियों की जहां तक बात है, तो कहा जाता है कि ईसा से कई हजार साल पहले भारत के लोग कुछ धातुओं से परिचित हो चुके थे। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको पढ़ा, सिंधु सभ्यता को हमने पढ़ा, अच्छे से बताया है एनसीईआरटी में भी आप लोगों को। इसलिए देखिए एक चीज और, जो बच्चे हैं आप लोग जो तैयारी करने वाले हैं, मैं एनसीईआरटी भी पढ़ा रहा हूं, वो फ्री में ही पढ़ाता हूं और ये पेड क्लास है, ठीक है। अभी भले ही एक दो क्लास देख ले रहे हैं लेकिन ये पेड क्लास है, तो फ्री वाला जो एनसीईआरटी है ना उसको भी आप लोग देखिएगा और इसको भी देखिएगा। इतने जबरदस्त तरीके से हम लोग तैयारी कर लेंगे ना, इतने जबरदस्त तरीके से तैयारी कर लेंगे कि एक भी प्रश्न कभी छूटेगा ही नहीं, ठीक है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता, यहां के जो लोग थे, यहां के लोगों के बारे में, यहां के जो पीपल थे, जो लोग थे, इनके बारे में हमने देखा कि क्या ये लोग धातु से परिचित थे बाबू? आप लोग कमेंट में भी बताइएगा जहां पर मैं पूछूंगा। सिंधु सभ्यता के लोग क्या मेटल से, धातु से परिचित थे? बिल्कुल परिचित थे। और यहां के लोग सिर्फ लोहे से परिचित नहीं थे, टीन से परिचित थे, कांसे से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, सोने से परिचित थे, ठीक है। चाहे अगर हम बात करें टीन, है ना, चाहे हम बात करें कांसा, ब्रॉन्ज, कांसा, चाहे हम बात करें सोना, गोल्ड,
चाहे हम बात करें चांदी, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इन धातुओं की बात करें तो क्या इन धातुओं से ये परिचित नहीं थे? ये भली भांति इससे परिचित थे, इन धातु से परिचित थे। लेकिन इन धातुओं में भी धातुओं की पहचान करनी होती है कि इस धातु का क्वालिटी क्या है। इन सभी धातुओं में, इन मेटल में आप देखिए तो बेस्ट क्वालिटी का धातु कौन है बाबू? बेस्ट क्वालिटी का गोल्ड है, सोना है। उस समय के भारतीय जो लोग थे, भारत के जो लोग थे, सोने से भली भांति परिचित हो गए थे कि सोने का क्या महत्व है, क्या इसकी क्वालिटी है इन सभी धातुओं में। ठीक है, भारत में भी ऐसा कहा जाता है कि भारत में भी साउथ इंडिया में कर्नाटक में, ठीक है, मुख्य रूप से कर्नाटक के क्षेत्र में सोने का उत्पादन होता था, सोना का उत्पादन होता था, गोल्ड का, सोने का उत्पादन होता था भारत में, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में। अभी भी कर्नाटक में ही सोने का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, कोलार की खान, इसी के ऊपर न KGF मूवी बनी है। तो बिल्कुल प्राचीन समय में, सिंधु सभ्यता के समय में भी यहीं से सोना आता था यहाँ पर, इन सभ्यता में, या ये इस शहर में। ठीक है, इन शहरों में, ये शहर तो बिल्कुल उत्तर पश्चिम में विकसित था, है ना, जो अभी वर्तमान का पाकिस्तान और कुछ हिस्सा जो भारत का है। ठीक है, यहाँ पर ये विकसित था। तो कर्नाटक से ही यहाँ पर सोना आता था, जिससे सिक्के बनते थे और भी बहुमूल्य चीजें जो है वो बनाई जाती थी। लेकिन बात आती है कि क्या हमारे यहां, अच्छा अंजलि कुमारी, बात आती है कि ठीक है हमारे यहाँ सोने का तो उत्पादन हो रहा है, तो क्या हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में सोने का उत्पादन होता था? क्या बड़ी मात्रा में सोने का उत्पादन होता था? आपको बता दूं कि उत्पादन तो होता था, लेकिन बड़ी मात्रा में नहीं होता था। कुछ ही मात्रा में, बहुत कम मात्रा में सोने का उत्पादन यहां पर हुआ करता था। अब देखिए भारतीयों ने क्या किया। भारतीयों ने, यही कारण है कि भारतीयों ने विदेशी व्यापार को प्रमोट किया। बिल्कुल एंशिएंट से मॉडर्न को मैं अभी रिलेट कर रहा हूं, ध्यान से एकदम सुनिएगा आप लोग, ठीक है, कोई कमेंट नहीं। इसीलिए भारत के लोगों ने कहा कि हमें अपनी वस्तुओं को बेचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईरान, इराक, यूरोप के कई सारे, रोम, कई सारे ऐसे देश थे जहां सोने का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। ठीक है, सोना है, चांदी है, आपका घर सोने से भरा पड़ा है और अनाज एक मुट्ठी भी खाने के लिए नहीं है, सोने पे जिंदा रह जाएंगे क्या? वो तो चमक धमक दिखाने वाली चीजें हैं। ठीक है, क्या हम सोना पहने हुए हैं, धातु से क्या करेंगे आप? भले वो बहुमूल्य है, क्या करेंगे आप? आपका घर भरा हुआ है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे? तो हुआ यूं कि लोगों ने कहा, भारतीय लोगों ने व्यापार को प्रमोट किया, और किसके साथ? विदेशियों के साथ। हमने विदेशी व्यापार को खूब प्रमोट किया कि हमारे यहां से आप ले जाइए वस्तुएं, लेकिन इसके बदले हम सिर्फ और सिर्फ आपसे सोने का और चांदी का सिक्का लेंगे। ठीक है, इसके बदले हम आपसे सिर्फ और सिर्फ सोने और चांदी के सिक्के या मुद्राएं या जो भी वस्तुएं हैं, ये हम आपसे लेंगे। ठीक है, ये हमें दीजिए, हम आपको, चाहे मसाला हो, चाहे कपड़े हो, कपास हो, जो भी चीजें हैं, नील हो, आप ले जाइए हमारे देश से। यही कारण है कि भारत से दूसरे देशों में पता है क्या क्या जाता था, एक्सपोर्ट किन किन वस्तुओं का होता था? तो भारत से मसाला, स्पाइसेस, सुगंधित काष्ठ,
लकड़ियां जैसे चंदन, ठीक है, चंदन, लकड़ियां, अनाज, कपड़े, इन सब वस्तुओं का पूरे विश्व भर में एक्सपोर्ट किया जाता था। एक्सपोर्ट, निर्यात किया जाता था। निर्यात ही होता है ना, हाँ निर्यात, एक्सपोर्ट दूसरे देशों में। और उसके बदले हमने क्या किया उनसे, इसके बदले हमने इनसे सोने के सिक्के लिए, सोने तथा चांदी के क्वाइन, सिक्के लिए। और इस तरह से कहा ऐसा जाता है कि सोने और चांदी का भारतीय व्यापारियों में या भारत में सोने चांदी का अंबार लग गया, ढेर लग गया सोने चांदी का। ठीक है, तो इसलिए अब चूंकि हमारा जो देश था, अब आधुनिक इतिहास में आ जाते हैं। हमारे देश में ध्यान दीजिएगा कि अनाज भी है, कपड़े भी है, कास्ट भी है, मसाला भी है, और अब बड़ी मात्रा में हमारे पास सोने और चांदी भी है। यही कारण है कि यहां की खानों से तो सोना चांदी निकलता ही था, और दूसरे देशों से जो आयातित मुद्राएं थी उससे भी हमारे पास काफी मात्रा में ये सोने के सिक्के और चांदी हो गए थे। यही कारण है कि बड़े बड़े जो मंदिर हुए, बड़े बड़े मंदिरों में आपको मूर्तियां और भी बहुत सी चीजें सोने चांदी से बनाए जाते थे। यही कारण है कि चाहे अरबी हो, तुर्की हो, उन लोगों ने मंदिरों और इस प्रकार की जो इमारतें बनाई गई थी उनको तोड़ते थे। यहां से बहुमूल्य रत्न उनको मिल जाता था, क्योंकि अंबार था भारत में धन दौलत का। ठीक है, अब आधुनिक इतिहास में आते हैं। यूरोपियों का आगमन, यूरोपीय जातियों का आगमन भारत में होता है। क्यों होता है अब इसको समझेंगे। बताइए, इतना क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चला जाए? थोड़ा सा 1 मिनट कमेंट देख लेता हूं आप लोगों का। इतना अगर क्लियर है तो आगे चला जाए। ओके, ठीक। यूरोपियों का आगमन, देखिए इतिहास में कुछ ऐसे फैक्ट और ऐसी चीजें भी अब पढ़नी है हम लोगों को ना, जो गड़ा हुआ है ना उसको भी खोद खोद करके पढ़ना है। जैसे कहीं भी किताबों में भी जब आप स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, यूरोपियों का आगमन, तो जो कहानी मैंने भी आप लोगों को बताया, ये कहानी नहीं लिखा हुआ रहता है किताबों में, या जल्दी लोग बताते नहीं हैं ये कहानी। ठीक है, तो शुरू में ही जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास पर्याप्त समय है, पूरा कहानी, ठीक है, एकदम गड़ा हुआ जो चीज़ है उसको भी उखाड़ उखाड़ करके और आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, आएंगे उसके ऊपर भी, चाइना सिल्क क्या है, ठीक है, सिल्क रूट क्या है, सब बताऊंगा आप लोगों को, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, यूरोपियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपियंस इन
इंडिया, है ना। देखिए बाबू, बात आती है कि ये जो यूरोपियन थे, यूरोप के जो लोग थे, आखिर ये क्यों आ रहे थे भारत में? आने के पीछे उद्देश्य क्या था? कुछ इतिहासकार हैं, ठीक है, और वो इतिहासकार अंग्रेज इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार हैं, ठीक है। उनका ऐसा मानना है, उन्होंने ऐसा लिखा है, पता है क्या लिखा है? उनका कहना है कि हम भारत में इसलिए गए क्योंकि भारत के लोगों को हमें सभ्य बनाना था, ठीक है। अगर ब्रिटिश के अनुसार देखा जाए, या ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं उनके लिखे हुए इतिहास को अगर पढ़ा जाए, इनके किताबों को अगर पढ़ा जाए, तो ये अपनी किताबों में पता है क्या लिखते हैं? जैसे हम लोग अपनी किताबों में पढ़ते हैं ना कि यूरोप से भारत में लोग आए, क्या क्या इन्होंने किया, ठीक है। इस प्रकार से इनकी भी किताबें हैं। तो ये किताबों में क्या लिखते हैं कि हमारे यहां से भारत में लोग क्यों गए? इसमें ये अपना तर्क देते हैं कि भारत में यूरोपीय इसलिए गए कि भारत के लोगों को सभ्य बनाना था, ठीक है। भारत के लोगों को सभ्य बनाना था। अब बताइए कि कितना हद तक ये इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार सही बात बोलते हैं? किसी भी एंगल से ये आप लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को ये सभ्य बनाने आए थे? क्या हम असभ्य लोग थे? अगर सभ्य असभ्य क्या होता है मैंने बता रखा है आप लोगों को, याद कीजिएगा। सभ्य से ही सभ्यता बना है। क्या हम असभ्य थे? अगर हम असभ्य थे तो फिर हमारे यहां सबसे प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ? हमारे यहां कीमती वस्तुएं जो तुम हमें खुद मुद्रा दे रहे हो, है ना, याद करो उतना प्राचीन समय, और हमारे यहां से तुम सामान लेकर के जा रहे हो। हमने तुमको जीरो दिया, हमने तुमको दशमलव दिया, हमने तुमको खगोल विज्ञान दिया, हमने तुमको मैथमेटिक्स दिया, हमने तुमको नालंदा विश्वविद्यालय दिया, हमने तुमको विक्रमशिला विश्वविद्यालय दिया, हमने तक्षशिला विश्वविद्यालय दिया, बड़े बड़े वैज्ञानिक हमने दिए। और किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि हम भारतीयों को सभ्य बनाने गए थे? भारत में ऐसे भी राजा महाराजा, इतने बड़े बड़े साम्राज्य वाले हुए, जिनके डर से धनानंद, जिनके डर से सिकंदर भारत नहीं आया, वापस चला गया था सिकंदर, उसकी सेना ने खुद में विद्रोह कर दिया था। तो क्या हम सभ्य नहीं थे? सभ्य का मतलब विकसित, अवेयर, हर चीज से, ठीक है। तो क्या हम सभ्य नहीं थे? तो कहीं ना कहीं ये हमारे इतिहास को, कहीं ना कहीं ये तो बात सत्य है जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे इतिहास को तोड़ा जरूर गया है, और बहुत सी चीजें हैं जो गलत ठहराई गई हैं, ठीक है। लेकिन जो वास्तविक उद्देश्य था इनका भारत आने का, मूल रूप से दो उद्देश्य से ये भारत आए। एक तो इनका था, एक जो उद्देश्य इनका था वह यह था कि भारत में व्यापार करके धन अर्जित करना, ठीक है। भारत से व्यापार करके ट्रेड करके धन कमाना, अर्जित करना। भारत से व्यापार करके, ट्रेड करके और धन अर्जित करना, पैसे कमाना, धन कमाना, पहला उद्देश्य इनका यह था। दूसरा उद्देश्य था अपने धर्म का प्रचार करना, और इनका धर्म था ईसाई धर्म का
प्रचार करना, है ना, ईसाई धर्म का प्रचार करना। क्योंकि जब ये आए, चाहे वो पुर्तगीज हो चाहे वो अंग्रेज हो, उन्होंने अपने धर्म को प्रमोट किया, है ना, अपने धर्म को उन्होंने प्रमोट किया, खूब किया। और मैंने पहले भी बताया है कि पुर्तगीज से, ये अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक पुर्तगीज थे, पुर्तगाली थे। अपने धर्म को फैलाने के लिए इन्होंने आते आते ही भारत की महिलाओं के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया था कि भारत की जो महिलाएं हैं, अपने कर्मचारियों को कहा कि भारत की महिलाओं से विवाह कीजिए, और विवाह करके, अब विवाह कीजिएगा तो हम लोग ईसाई हैं, वो महिला भी ईसाई बन जाएगी, और उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी ईसाई होंगे। तो एक बड़ी जनसंख्या हमें ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना है। तो बताइए कि क्या आप धर्म का प्रचार प्रसार करने नहीं आए थे? आए थे। आप यहां से जाते हैं मसाला लेकर के और वहां सेल करते हैं अपने देश में। वास्को डिगामा ही आया था और उसको 60 गुना का लाभ हुआ था, तो आप तो कंपनी अब लगाने लगे थे यहां। कितना लाभ आप लोगों को हो रहा होगा? तो मेन तो आपका उद्देश्य यही था कि यहां से हम धन पैसे कमाएं और अपने धर्म का भी प्रचार प्रसार करें। ये मूल उद्देश्य था इनका, ठीक है। अब इन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए इनको क्या करना होगा? ठीक है, यहां तक तो आपको छूट मिल सकती है, ये तो आप कर सकते हैं। व्यापार, ट्रेड हम भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम व्यापारी हैं तो अमेरिका में भी हम जाकर के अभी भी व्यापार कर सकते हैं, यूरोप के किसी देश में, इटली में जाकर के व्यापार कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी हम जाकर के व्यापार कर सकते हैं। वो तो छूट है, हमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वहां व्यापार करेंगे, वहां की सरकार को हम टैक्स देंगे, सरकार को फायदा होगा, हमें व्यापार करने देगा वो। तो ट्रेड तो कहीं भी किया जा सकता है, आप कर सकते हैं, ठीक है। यहां भी छूट थी, इससे कोई उतना ज्यादा दिक्कत नहीं था। दिक्कत कब आती? दिक्कत आती जब आप ये वाला काम करेंगे, धर्म का प्रचार। दिक्कत तब आएगी जब आप धर्म का प्रचार करेंगे। बताइए कि हमारे देश में, अब जीता जागता उदाहरण देखिए ना, कि अपने देश में, भारत में ही देखिए कि धर्म के बारे में थोड़ा सा आप बोल करके तो देखिए, किसी दूसरे धर्म के बारे में, है ना, या अपने धर्म के बारे में कुछ उटपटांग शब्द थोड़ा सा भी बोल करके देखिए, आग लग जाती है ना, बिल्कुल से। कैसे बोल दिया ये, ऐसा होने नहीं देंगे ऐसा। इसको, ये इस धर्म में कन्वर्ट कर रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। ये इसको इस धर्म में कन्वर्ट कर रहा है। इसमें यही चलता है ना कि मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़कियों से शादी करके और कन्वर्ट कर रहा है, क्या उसको बोलते हैं? लव जिहाद। हिंदू लड़का है, मुस्लिम लड़कियों से शादी करके हिंदू बना रहा है। कितनी, मतलब कि तेजी से ये सब बातें फैलती हैं और रोष उत्पन्न हो जाता है लोगों में। विवाद इतना आगे चला जाता है कि आगजनी और आंदोलन, दंगे हो जाते हैं, लोग मारे जाते हैं इन दंगों में। ऐसा चीज है धर्म, ठीक है, ऐसा चीज है धर्म। अब ये धर्म का प्रचार करने आ रहे हैं। भारत में तो पहले से शासक भी था, है ना, हिंदू शासक भी था, मुस्लिम शासक भी था, और इस समय तो मुगलों का ही शासन चल रहा था, ठीक है, मुगलों का ही शासन चल रहा था। और आप आओगे और सबको कन्वर्ट करोगे अपने धर्म में, तो जीने देगा आपको? तो डायरेक्ट तो आप कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अपने आप को पावरफुल, शक्तिशाली बनाना होगा। और अगर आप पावरफुल बन गए, ठीक है, अगर आप पावरफुल बन गए तो बताइए, ठीक है, अगर आप पावरफुल, शक्तिशाली बन भी गए तो किससे पावरफुल बनना होगा? यहां के लोगों से, यहां के शासकों से पावरफुल आपको बनना होगा। तब अपनी मनमानी या अपने धर्म का प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं।
और यहां के शासकों से ही जब आप पावरफुल बन जाएंगे तो यहां के शासकों को ही आप हटा देंगे और खुद शासक बन जाएंगे। यानी कि आपको साम्राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी, है ना, आपको साम्राज्य बनाना पड़ेगा, साम्राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी। ठीक है, इन्हीं उद्देश्यों से, इन्हीं उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए यूरोपियों ने, हम यूरोपियों की बात कर रहे हैं अभी, ये मत सोचिएगा कि मैं पुर्तगालियों की बात कर रहा हूं, यूरोपियों की बात कर रहा हूं। यूरोप से कई सारे देश वाले यहां पर आते हैं, ठीक है, और सबकी मंशा यही थी। तो बताइए कि इन सब इसको पूर्ति करने के लिए यूरोपियों को क्या करना होगा? साम्राज्य स्थापित करना होगा। साम दंड भेद, जो भी साम दाम भेंट, क्या उसको बोलते हैं, साम दंड भेद, है ना, सारा कुछ जो है वो लगाना होगा इनको। और इसीलिए इन्होंने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना कर डाली, चाहे जो भी हो, कूटनीति के तहत। जहां शक्ति का प्रदर्शन करना हो, शक्ति का प्रदर्शन किया। पलासी का युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करना था, किया। बक्सर का युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करना था, किया। कूटनीति के तहत हमने देखा कि विलय की नीति ये लेकर के आते हैं, सहायक संधि लेकर के आते हैं, सहायक संधि के तहत राज्यों को अपने में मिला लिया। हड़प नीति, उसके तहत राज्यों को अपने में मिला लिया। ये सब नीतियां ला ला करके, चाहे कूटनीति हो, चाहे शक्ति का प्रदर्शन करना हो, जैसे भी हो, इन लोगों ने साम्राज्य तो खड़ा कर ही लिया था, है ना, साम्राज्य तो खड़ा कर ही लिया था इन लोगों ने। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम बाबू, सभी को वेलकम, नमस्ते, गुड इवनिंग। अब बात ये आती है कि भाई ये बताइए कि अब ये जो यूरोप है और ये जो भारत है, ये तो काफी दूर दूर पर है, ठीक है, काफी दूर दूर पर है। तो ये भारत आएंगे तो कैसे आएंगे, है ना। एक चीज इसमें मैप ऐड नहीं किया गया है। अगर आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट समय देंगे तो मैं इसमें मैप ऐड कर लूंगा। थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट समय देंगे हमें, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना मैप से अभी बताऊंगा, ठीक है, तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिएगा, मैं मैप ऐड कर लेता हूं, कहीं पेन ड्राइव में रखा हुआ होगा मैप। थोड़ा सा रुकिए।
बच्चों में पैसेंस बिल्कुल नहीं रह गया है ना। मैं बस पेन ड्राइव में ये मैप लगा रहा था, ठीक है, कि ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत लोग भागना शुरू कर दिए। 2 मिनट जा कर के रील्स अगर देखेंगे, उसमें अगर समय जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, आवाज सही है ना, बता दीजिए एक बार थोड़ा। अब आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग ज्योति। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमने ये देखा कि ठीक है, लोग किस उद्देश्य से भारत आना चाह रहे थे, ठीक है, क्या इनका उद्देश्य था भारत आने का, ये मैंने बताया। चलो ठीक है, लेकिन भारत आने के लिए रास्ता भी तो चाहिए। कैसे आएंगे आप भारत? तो देखिए, भारत आने के मुख्यतः 2 रास्ते थे, ठीक है। भारत आने के 2 रास्ते मुख्यतः, भारत आने के 2 रास्ते थे। कौन कौन सा था? एक था स्थल मार्ग और एक था जल मार्ग, ठीक है, लैंड बाय लैंड, है ना, और एक जल मार्ग, जल मार्ग, वाटरवे, है ना, ठीक है। अब एक तो पानी का माध्यम, पानी से आ सकते थे या फिर स्थल से आ सकते थे। जैसे ही मैंने ये चीज लिखा, जैसे ही मैंने ये चीज लिखा, आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अच्छा अच्छा, ये जल मार्ग से ही तो आए थे, स्थल मार्ग से भी आए, लेकिन बाद में जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया, जिसको अभी इस्तांबुल हम कहते हैं, अरबों का अधिकार हो गया, तो इसके बाद ये फिर इधर से आए, केप ऑफ गुड हो करके और आए। अमरेश पूजा ब्लॉक कर दिए जाएंगे आप, ठीक है, कॉपी पेस्ट करेंगे तो वार्निंग दे दे रहा हूं। तो भारत आने के 2 रास्ते थे, एक स्थल मार्ग से और एक जल मार्ग से। बात आती है कि स्थल मार्ग से कैसे आएंगे। तो स्थल मार्ग से यूरोप से हमारा भारत जुड़ा हुआ था, ठीक है। अभी मैप में दिखाऊंगा कौन कौन सा क्षेत्र था जहां से होकर के और लोग स्थल से भारत आ सकते थे। तो जैसे बाल्कन कंट्री जो हो गए, जो बाल्कन प्रदेश हो गया, ठीक है, बाल्कन प्रदेश हो गया, यहां से होते हुए ये टर्की पहुंचेंगे, है ना, टर्की पहुंचेंगे, यहां होते हुए फारस, है ना, फारस, फारस की खाड़ी, फारस होते हुए, ठीक है, फारस से फारस, ईरान, है ना, ईरान, इराक, ठीक है, और ऐसे होते हुए ये पहुंच जाएंगे अफगान, अफगान, अफगान पहुंच गए, भारत पहुंच गए, अफगानिस्तान में पहुंच गए तो भारत पहुंच गए, है ना। क्या हुआ रजनीश कुमार? इसी क्षेत्र से होते हुए अगर आप अफगान तक आ गए तो अफगानिस्तान भी तो हमारा ही था ना, भारत के हिस्से में था, यानी कि भारत पहुंच गए। मैप में थोड़ा देख लीजिए इस चीज को, देखिए
यहां पर जो आप देख रहे हैं ये है काला सागर, ठीक है, ये ईरान वाला क्षेत्र है, ठीक है, और इस प्रकार से यहां से ऐसे होते हुए, ठीक है, यहां से लोग ऐसे ईरान ऐसे होते हुए और फिर भारत में, यहां ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत, यहां से लोग ऐसे होते हुए और यहां ऐसे पहुंच सकते हैं। दूसरा मैप दिखाता हूं, अगर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो। सबसे पहले जो है इसको देखिए, ठीक है, सबसे पहले इसको देखिए, इस मैप को, यहां है वर्तमान वाला भारत हमारा, ये ऐसे है ना, ये ऐसे ठीक है, ये हमारा भारत है। अब यहां पर देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, इधर यहां है यूरोप, ठीक है, ये यूरोप का क्षेत्र है, और इस यूरोप से यहां पर अगर आना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बाल्कन कंट्री, यहां पर जो बाल्कन कंट्री है, यहां से ये आ जाएंगे टर्की, ये जो है ये तुर्क है, ये तुर्की या टर्की है, यहां से ऐसे पहुंचेंगे, और ये वाला यूरोप से ये टर्की में आने के लिए एक छोटा सा रास्ता ऐसे जुड़ा हुआ है ना, इसी को यहां पर है इस्तांबुल, ठीक है, यहां पर है इस्तांबुल, इस्तांबुल, जिसको उस समय कहा जाता था कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, ठीक है, उस समय कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। यानी कि यहां से ऐसे ये जुड़े और इस तरह से आगे बढ़ते गए, ऐसे ईरान होते हुए, ठीक है, और ईरान होते हुए यहां अफगान आ गए लोग, अफगान आ गए, ठीक है, ये स्थल खंड है, ऐसे सीधा आ गए, और अफगान आ गए तो भारत में पहुंच गए, ठीक है, अफगान आ गए तो भारत में ये पहुंच गए, इतना क्लियर। दूसरा जो माध्यम था वह था जल मार्ग, दूसरा जो था वह था जल मार्ग। बात आती है कि जल मार्ग से किधर, थोड़ा सा आप लोगों से पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग जानते हैं या बता सकते हैं। बताइए तो आप लोग कि जल मार्ग से अगर यूरोपियों को आना है तो किधर से आए या किधर से आएंगे, ये बताइए। दो माध्यम है, स्थल और जल मार्ग। स्थल मैंने बताया कि किस तरह से आ रहा है, वाटरवे या जल मार्ग जो है किधर से आएंगे, ये बताइए तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा देखिए, आगाज में करंट अफेयर और हिस्ट्री सभी शिक्षक अच्छे मिलेंगे आपको, ठीक है, और अभी और भी शिक्षक आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। यूरोप नहीं, यूरोप होते हुए ठीक है, लेकिन किस रास्ते से, यूरोप से ही तो आना है, ठीक है। अब जैसे यहां से अगर कोई कह दे कि यहां से इराक जाना है, ईरान जाना है, तो कैसे होते हुए, तो आप सीधे कहेंगे कि भारत होते हुए, भारत से ही तो जा रहे हैं, हुगली से, केप ऑफ गुड होप, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि केप ऑफ गुड होप, है ना। देखिए बाबू, जलमार्ग की जहां तक बात है तो सबसे पहले भूमध्य सागर में लोग आएगा, ठीक है, लोग मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर में लोग आएंगे, भूमध्य सागर द्वारा रेड सी, लाल सागर, ठीक है, लिख दे अंग्रेजी भी, मेडिटेरियन सी, रेड सी, ठीक है, लाल सागर, लाल सागर से फारस की खाड़ी, ठीक है, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी में पहुंच जाएंगे,
और फारस की खाड़ी से ये पहुंच जाएंगे अरब सागर में। अरब सागर। अभी ध्यान दीजिएगा मैं कहां बता रहा हूं, अभी नए मार्ग की खोज नहीं हो रही है, ठीक है, अभी नए मार्ग की खोज नहीं हो रही है। ये दोनों का दोनों मार्ग जो है वो पुराना ही है, ठीक है, चाहे स्थल मार्ग हो या जल मार्ग हो, दोनों का दोनों मार्ग जो है ये पुराना ही है। ये अभी खोजा नहीं गया है। लोग ऐसे भी पानी के माध्यम से भी व्यापार करते थे और जल के माध्यम से, और ये पानी वाला भी ब्लॉक हो जाता है और स्थल वाला भी ब्लॉक हो जाता है, तब फिर नए रास्ते की खोज होने लगती है। तब ये उधर से घूमते हुए, समुद्र से होते हुए, केप ऑफ गुड होप होते हुए, और तब भारत में पहुंचते हैं, ठीक है। देखिए अब इस मैप को देखिए, यहां है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। अब हम इनको पानी के माध्यम से ला रहे हैं बाबू, ठीक है, पानी के माध्यम से ला रहे हैं। इसी में देखिए, इसमें अच्छे से और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये जो मैंने आप लोगों को बोला कि ये है मेडिटेरियन सी, ये पानी वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से थोड़ा सा यहां पर स्थल है, ठीक है, स्थल खंड है। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये है रेड सी, रेड सी, ठीक है, रेड सी है, लाल सागर है, देखिए। और उसके बाद फारस की खाड़ी है, उसके बाद फारस की खाड़ी है, और फारस की खाड़ी से ये आ गया अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर, है ना। अरब सागर में ये पहुंच जाएंगे, और अरब सागर में पहुंच गए तो पहुंच गए भारत में। ऐसे ही ना सॉरी, आप लोगों को बताया कि पहले भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर के ऊपर ये कहां चला गया, इधर यूरोपियन कंट्री है, और यूरोपियन कंट्री में भी अभी एक और बहुत अच्छा फैक्ट बताने वाला हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। यूरोपियन कंट्री ये पहले भूमध्य सागर में आएंगे पानी में, और थोड़ा सा यहां पर लैंड है, ठीक है, और इसको पार करके, ठीक है, यहां से स्वेज नहर से ऐसे पार करके, और फिर ये जो है यहां पर पानी के माध्यम से लाल सागर में आएंगे, और फिर यहां पर ये खाड़ी में, फारस की खाड़ी में आएंगे, और यहां से अरब सागर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे व्यापार हो रहा था दोनों मार्ग से, एक मार्ग ये वाला था और एक मार्ग ये वाला। समझ में आई बात, दोनों मार्ग कौन सा था? क्लियर? दोनों मार्ग कौन सा था, ये क्लियर हो गया? ओके। अब एक चीज देखिए, यहां पर इस मैप में देखिए, ये यूरोपियन कंट्री हैं, ये पूरा का पूरा जो है वो यूरोप है, ये है भूमध्य सागर। इस मैप में अब हम लोग आते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है भूमध्य सागर बाबू, ये यूरोपियन कंट्री है, और ये इधर ये जो है यूरोप का कंट्री है, ये सब जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये है इटली, ठीक है, ये है इटली, और यहीं से व्यापार हो रहा है। यहां है हमारा प्यारा भारत, और किस प्रकार से ऐसे पानी को पार करके यहां पर आ रहे हैं, ठीक, ये स्वेज नहर है, और स्वेज नहर को पार करके और ये लाल सागर में आ रहे हैं, ये कट गया है मैप, और लाल सागर से फारस की खाड़ी होकर के अरब सागर में आकर के और यहां भारत में लोग आ जा रहे हैं। ये मैंने आपको बताया। एक और मैप होगा, उसमें थोड़ा चलते हैं। देखिए, ये इटली है, ठीक है। अभी इटली का मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा, इटली के बारे में, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि फ्रांस है, ये स्पेन है, और ये पुर्तगाल है, ठीक है। ये जो देश है ये पुर्तगाल है, और सबसे पहले छोटा सा देश पुर्तगाल ही भारत पहुंच गया था। स्पेन के भी व्यक्तियों ने प्रयास किया, और स्पेन के भी एक व्यक्ति थे कोलंबस,
यही सबसे पहले प्रयास करके और भारत आने का प्रयास करते हैं, लेकिन विफल हो जाते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। ये कोलंबस, तो कहा जाता है कि इन्होंने अमेरिका की खोज की। ठीक है, फिर पुर्तगाल से वास्को डी गामा चलता है और फिर वैसे होते हुए पहुंचता भी। इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। थोड़ा सा मैप को अच्छे से देखिएगा, अभी बहुत सी चीजें इसमें समाई हुई है अंदर। ठीक है, बहुत सी चीजें निकालूंगा यहां से। यूरोपियों का आगमन जो है ना, मैं 3-4 दिन क्लास ले जाऊंगा। ठीक है, आप लोग बस घबराइएगा नहीं कि क्या पढ़ा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं। ठीक है, एकदम आप लोग जब घबराएंगे नहीं तो एकदम डीप में और एक एक चीज को खोद खोद करके निकालूंगा मैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से इस मैप को बाबू, ये पूरा का पूरा जो है ये यूरोप का सीन आप देख रहे हैं। हमने ये देखा है कि भारत में आए कौन पहले। यूरोपियों के आगमन में किताबों में हम लोगों को पढ़ना होता है कि सर्वप्रथम वास्को डी गामा आ गया, ये यहां से आया है ना, यहां से आया। आयरलैंड ये है, यूके ये है, इन्होंने ही समझे तो आए पहले ये पहले आए हमारे यहां, इन्होंने राज किया हमारे यहां लंबे समय तक। ये डेनमार्क वाले भी हमारे यहां आए, इन्होंने भी कुछ व्यापार किया हमारे यहां। फ्रेंच भी आए, फ्रांसीसी भी आए, और हम देखते हैं कि देखिए फ्रांस यहीं पर है और यूके यहां है, और इनके बीच हमेशा लड़ाई चलते रहता था यूरोप में, है ना। और यही कारण था कि भारत में भी ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। कर्नाटक युद्ध आगे हम चर्चा करेंगे, इसी का परिणाम था कि यहां भी लड़ते थे तो इसका असर भारत में भी पड़ता था, भारत में लोग लड़ने लगते थे। ठीक है, ये सब आगे चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। तो यहां पर आप देखिए कि ये आयरलैंड है, आयरलैंड तो खैर छोड़िए इसको, यूके है, डेनमार्क है, फ्रांस है, सबसे अंतिम में यही आए, फ्रांसीसी ही आए, स्पेन है, पुर्तगीज है, और सबसे पहले ये पुर्तगीज आए। अभी तक जो हमारे यहां से व्यापार हो रहा था, भारत से जो व्यापार हो रहा था इनका, वो किस दिशा से हो रहा था? इधर से हो रहा था। लोग ये यूरोपवासी इधर से ऐसे आ रहे थे स्थल मार्ग से। ये देखिए, मैं और थोड़ा इधर हो जाता हूं, ये देखिए ये है तुर्की, तुर्की, ठीक है, और ये बुल्गारिया, और यहां पर आप देखेंगे है ना, ये ग्रीस वाला क्षेत्र है, ये वाला जो आप देखेंगे यहां है इस्तांबुल, और इसी को कहा जाता था कुस्तुनतुनिया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया। अब ये जो कुस्तुनतुनिया है, इस पे अरबों ने आक्रमण कर दिया, और अरबों का अटैक होने से ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है कुस्तुनतुनिया। तो इसलिए अब ये लोग इधर से नहीं आ पाते हैं। अब आते हैं एक नए फैक्ट पर। देखिए, इस रास्ते के ब्लॉक होने से यूरोप में अगर हम बात करें तो सबसे पुनर्जागरण या सबसे कहें डेवलपिंग या डेवलप जो देश था वह था ये इटली। ठीक है, ये इटली, ये जो ऐसे दिख रहा है ना, यही इटली है, यही सबसे ज्यादा डेवलप था। लेकिन इसकी किस्मत खराब। इसकी किस्मत खराब कैसे हुई, और कैसे आखिर ये डेवलप था, और कैसे इन यूरोप वासियों में या यूरोपीय कंट्री में सबसे आगे ये निकल रहा था? इसलिए निकल रहा था कि जो भी यूरोप में व्यापार हो रहा था सबसे पहले यहां से हो करके, और इसके बाद इधर लोग जा रहे हैं। ठीक है, यहां से भी अगर इधर जाना है तो इससे हो करके, कोई भी वस्तु अगर आ रही है तो सबसे पहले यहां पे आ रही है। ठीक है, और जो नजदीक होता है वो ज्यादा उससे व्यापार करता है, यानी कि इटली ज्यादा व्यापार कर रहा था भारत के साथ, या ये जो पूर्वी कंट्री थे उनके साथ। तो जाहिर सी बात है कि वो देश ज्यादा डेवलप होगा। नजदीक, एक तो नजदीक था, और अगर इधर के लोग भी व्यापार कर रहे हैं तो इससे हो करके। ठीक है, या यहां पर वस्तु, जैसे अगर एक एग्जाम्पल आपको बताऊं तो हम बिहार और गुजरात को लेकर के चले। ठीक है, बिहार और गुजरात छोड़ दीजिए, आप कहेंगे कि बिहार का एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, ये यहां तो ये नहीं है वो नहीं है। हम उड़ीसा को लेकर के चलते हैं, क्योंकि वो तटीय राज्य है। ठीक है, कोस्टल
स्टेट है वो भी, और गुजरात भी कोस्टल स्टेट है। अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए कि कौन ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है, तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि गुजरात, ठीक है, आप कहेंगे कि गुजरात ज्यादा डेवलप है। क्यों डेवलप है? वो इसलिए डेवलप है क्योंकि गुजरात से बहुत सी वस्तु, अगर भारत से कोई वस्तु दूसरे देश जाना है तो गुजरात के पोर्ट पर ज्यादा जाता है और वहां से फिर जाता है, गुजरात के बंदरगाह पर जाता है और वहां से फिर दूसरे देश में, या दूसरे देश से जो वस्तुएं आती हैं हमारे यहां, आयातित होती है या निर्यात होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो गुजरात के तट पर होता है। तो अब वहां पर जो है वो चुंगी लगाई, मतलब कर लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, साथ ही वहां के लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि वो स्टेट तो डेवलप होगा ही होगा। एकदम वैसा ही बात था इटली के साथ, ठीक है। इधर से जो व्यापार हो रहा था, तब मान लिया कि वस्तुएं आई, यहां पर भी कुछ समय के लिए रुकी, है ना, या यहां पर भी सेलिंग हुआ, यहां से वस्तुएं इधर जा रही हैं, तो उस समय इटली जो है वो काफी डेवलप, काफी ज्यादा जो है वो उन्नत अवस्था में था। क्लास रुक रुक कर चल रहा है। आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, कमेंट पर। अब बताइए कि इधर से जब रास्ता ही ऐसे ब्लॉक हो जाएगा, है ना, इधर से रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा, जैसे गुजरात जो है उधर से रास्ता ब्लॉक हो जाएगा कि अब गुजरात के बंदरगाह पर कोई सामान न तो आयातित होगा न यहां से जाएगा, सब बंद वहां आयात निर्यात, तो लोग घूम करके फिर उड़ीसा से आएंगे, ऐसे उड़ीसा से आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि गुजरात से ज्यादा डेवलप फिर उड़ीसा हो जाएगा, वहां से ज्यादा व्यापार होने लगेगा उड़ीसा के क्षेत्र से। एकदम सेम बात वही हुआ, ठीक है। अब इधर वाला रास्ता ब्लॉक, तो इधर के लोग जो है वो रास्ते की खोज में लग गए, जिसमें इसको सफलता मिली, पुर्तगाल को सफलता मिली। क्लियर? इतना क्लियर है? बताइए तो, इतना क्लियर है? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा 10 बज गए, एनसीईआरटी का भी क्लास था, आज एनसीईआरटी नहीं लूंगा, ठीक है। मजा आ रहा है पढ़ने में हिस्ट्री कि बोरिंग लग रहा है? हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है? ओके, क्योंकि वाटर रूट इसलिए ब्लॉक हुआ निक्की, क्योंकि इस पर भी इनका अधिकार हो गया था अरबों का, ठीक है। इस पर भी आप देखिए कि ये जो वाटर रूट था, यहां पर भी ये इराक है, ईरान है, और इन्हीं लोगों का ये यमन है ना, सऊदी अरब है, इस पे भी इनका अधिकार हो गया था, इस पर भी पूरी तरह से अधिकार हो गया था। और ये लोग यूरोपियों को, देखिए यूरोपियों में और अरब वासियों में बड़ा एकदम चलता था इस प्रकार से, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे की कहानी कि जब वास्को डी गामा सफल भी जब हो जाता है, जब सफल भी हो जाता है भारत आने में, तो उसको पता है किससे लड़ना पड़ता है? अरब वासियों से ही लड़ना पड़ता है, क्योंकि अरब वासियों ने वाटर के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना लिया था। उस समय तक सिर्फ उन्हीं का बोलबाला था और वही ट्रेड करते थे, वही व्यापार करते थे, और वो नहीं चाहते थे कि यूरोप वाले इस क्षेत्र में आए, इसीलिए रास्ते को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। और वास्को डी गामा को सफलता भी मिल गई, फिर भी उसको वास्को डी गामा के साथ लड़ाई करते हैं ये लोग, और वास्को डी गामा लड़ता है, लेकिन वास्को डी गामा ऐसे नहीं पहुंचा था, दल बल के साथ पहुंचा था और काफी हथियार लेकर के पहुंचा था वास्को डी गामा, ठीक है, आधुनिक हथियार लेकर के पहुंचा था। हम लोग तो बस थोड़ा सा, आवाज तो ठीक है अंशु, मेरे मोबाइल में तो बहुत अच्छे से आवाज आता है, ठीक है। आप लोगों को पता नहीं आवाज कैसे, देखिए मैं सुनाता हूं।
ठीक है, मेरे मोबाइल में तो बहुत अच्छे से आवाज आता है। वॉल्यूम कम करना पड़ता है। निवेदिता मंडल, समझ में आ गया वो बात? अच्छा अच्छा, ठीक है साक्षी, ओके। ये समझ में आ गया कि क्यों ये लोग रास्ते को ब्लॉक कर रहे थे, क्योंकि ये चाहते थे कि समुद्र का जो भी व्यापार हो रहा है यहां पर हमारा एकाधिकार हो, समुद्र में, जल मार्ग में, है ना, रास्ते में हमारा एकाधिकार हो, और था भी, इनका ही एक एकाधिकार था। ठीक है, पापा का परा। ओके, अब आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया। तो 1453 का समय था, कुछ तुनतुनिया बता दिया ना मैप में आप लोगों को कि कहां था। 1453 का समय था, और इसी 1453 में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया था तुर्कों का, अरबों का। ये उस्मानिया तुर्क थे, और उस्मानिया तुर्कों ने यहां पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, यहां पर अधिकार कर लिया था, और कहा जाता है कि इस पर अधिकार करने के बाद ये रुके नहीं, धीरे 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 संपूर्ण दक्षिण पश्चिम एरिया में, दक्षिण पश्चिम एरिया में पूरा ये वाला जो जो पानी वाला भी आप लोग बोल रहे थे, ठीक है, ये पूरे एरिया में इन लोगों ने अपना अधिकार कर लिया, और यहां से जो भी व्यापार होते थे पूरे व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया इन लोगों ने। ठीक है, खुशबू थोड़ा वेट कीजिए। अब चले आगे, अब हम चलते हैं बाबू आगे, है ना। देखिए, अब हम सबसे पहले अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे यूरोपियों के बारे में, हम किसी स्पेसिफिक ये नहीं पढ़ रहे थे कि इस कंट्री के बारे में। अब हम कंट्री पर आते हैं, यानी कि पुर्तगीज पर आते हैं। सर्वप्रथम पुर्तगीज भारत में आए। ठीक है तुर्क और तुर्की में क्या अंतर है करण कुमार? भारत और भारतीय में क्या अंतर है? ठीक है, अंग्रेजी में उसको टर्की हम लोग बोल देते हैं, ऐसे हम लोग तुर्क बोल देते हैं। ठीक है, जैसे भारत है, इंडिया बोल देते हैं। अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है और कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिए आप लोग। ठीक है, मैं बोलता हूं कि मेरे क्लास में इतना कमेंट मत कीजिए, नहीं तो सीधा ब्लॉक करेंगे। ये क्लास पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, कल करेंगे एनसीईआरटी के क्लास को, है ना, वो भी छूटा नहीं जा रहा है, भागा नहीं जा रहा है, उसको भी करेंगे। आज थोड़ा सा ये क्लास लेट शुरू हुआ है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाल के बारे में। सर्वप्रथम जैसा कि आपको पता है कि पुर्तगाली ही भारत में आए, है ना। आधुनिक युग में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों के रूप में पुर्तगाली ही सर्वप्रथम आए, पोर्तुगीज जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, अब ये नहीं पूछेगा कि पुर्तगाल और पोर्तुगीज में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए हुआ क्या,
आधुनिक भारत में, मॉडर्न हिस्ट्री में भारत आने वाले यूरोपियन कंट्री में पुर्तगाली सर्वप्रथम थे। एक व्यक्ति था जिसका नाम था पोप अलेक्जेंडर। ठीक है, पोप अलेक्जेंडर। ठीक है, पोप अलेक्जेंडर इसका नाम था। यह एक व्यक्ति था और इसी से आज्ञा पत्र लेकर के, ठीक है, इसी से परमिशन लेकर के, आज्ञा पत्र लेकर के और पुर्तगालियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए और रास्ते की और स्थल की खोज में ये निकल दिए। जिसमें से पहला जो पुर्तगाली व्यक्ति था वह था वास्को डी गामा 1492 में। इससे पहले वास्को डी गामा की जहां तक बात है, वास्को डी गामा 1497 ईस्वी, 1497 एडी, 1497 ईस्वी में यह चलता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमने अभी बताया कि स्पेन से 1492 ईस्वी में ही एक व्यक्ति चलते हैं जिनका नाम था कोलंबस। भारत के लिए ही निकलते हैं, लेकिन भटक करके, और चूंकि उतना एडवांस लेवल का दिशा सूचक नहीं था, ठीक है, इसलिए भटक करके और ये चले जाते हैं अमेरिका में। तो चले गए तो छोड़िए, उनको हटाइए। अब जो पहुंचा उसके बारे में जानते हैं, वास्को डी गामा। देखिए, कॉपी पेस्ट करना बंद कर दीजिए, ब्लॉक कर देंगे, बता दे रहा हूं। इतना वार्निंग देता हूं फिर भी आप लोग नहीं समझते हैं। ये यहां खिलवाड़ तो नहीं ना चल रहा है, वहां पर भी पढ़ाऊंगा ही, यहां पर भी पढ़ा ही रहा हूं। मैंने बोला कि ठीक है आज क्लास एनसीईआरटी नहीं होगा, कल कर लेंगे, भागा हुआ नहीं जा रहा है कहीं, वो भी आराम से करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब एक आदमी हिस्ट्री पढ़ाने वाला अब दो दो जगह कैसे हो जाए? डबल रोल है ना, मिथुन चक्रवर्ती के जैसा। उनका ज्यादा फिल्म जो आता था वो डबल रोल वाला ही आता था, है ना। वैसा ही बनना पड़ेगा लग रहा है। चलिए, हाँ, रेहान और आलोक कुमार कह रहे हैं कि 1498 सर, नहीं, 1497 में वास्को डी गामा चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा चलते हैं और 90 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद भारत में 1498 में ये पहुंचते हैं। ठीक है, तो इनका ये चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, चलते हैं 1497 में, भारत आगमन 1498 में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलते हैं 1497 में, भारत में 1498 में ये पहुंचते हैं। सर्वप्रथम ये भारत में केप ऑफ गुड होप होते हुए कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। गुजराती पथ प्रदर्शक इनके एक थे जो रास्ता बताते थे कि ऐसे ऐसे चलिए, और वो लैंग्वेज भी जानते थे। ठीक है, उनका नाम था अब्दुल मनिक। ठीक है, उनका नाम था अब्दुल मनिक, अब्दुल मनिक। इनकी सहायता से 1498 में ये भारत पहुंचता है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ के एक व्यक्ति थे, ऊपर वाला पढ़ाई अब छोड़ दीजिए, कि हाँ 1498 में आए, वास्को डी गामा, जमोरिन से मिले, व्यापार की अनुमति लिया, वहां से वापस गए, 60 गुना का लाभ हुआ, मसाला लेकर के गए, फिर 1502 में आए। नहीं, कहानी थोड़ा सा डीप में हम जाएंगे।
आखिर क्या कारण था कि वास्को डी गामा का पुरजोर स्वागत किया इन्होंने? क्या कारण था कि बहुत गर्मजोशी से जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, वेलकम किया? क्या कारण था? और एक बात में तुरंत से कह दिया कि हां आप हमारे साथ व्यापार कीजिए, भारत के साथ व्यापार कीजिए, ले जाइए मसाले। और जबकि अरबवासी वहां पर थे, है ना, समुद्रों में, तटीय क्षेत्र में उनका ही व्यापार पर कब्जा था। उन लोगों ने, अरबों ने वास्को डी गामा का, पुर्तगालियों का खूब विरोध किया, लेकिन फिर भी जमोरिन डटे रहे और बोला कि मारेंगे तुम लोगों को, बहुत मार, ठीक है, ये यहां से व्यापार करेगा। क्या कारण था? कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं इनके बीच में, ठीक है। क्या कारण था कि जमोरिन बिल्कुल लुभा गए इनके ऊपर? क्या ऐसा चीज लेकर के आया था वास्को डी गामा? कुछ लेकर के आया था, ध्यान दीजिएगा, जिस पे ये लुभा गए थे। अब इसके आगे कल, ठीक है, इसके आगे कल थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा बोल करके, जैसे कोई भी सीरियल का एपिसोड समाप्त होता है ना, तो पता है कब समाप्त होता है? जब सीरियस कहानी होने वाला होता है ना, तब होता है कि कल, ठीक है। इसीलिए अब आप लोगों को इतने ही पर छोड़ करके वास्को डी गामा क्या लेकर के आया था जिसपे ये लुभा गए थे, ठीक है। अब रात भर सोचिएगा आप लोग।